हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज पढ़ी, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए। फिर मॉडल्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जे थॉमसन मॉडल हमने पढ़ा है, उसके बाद रदरफोर्ड, फिर कैसे बोहर का मॉडल आया। एंड आफ्टर दैट हम आ रहे हैं हमारे अगले मॉडल पर, जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो मैंने आपको लास्ट तक बताया कि नील बोहर का जो मॉडल था वो कैसे फेल हुआ। दो ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिससे नील बोहर का मॉडल फेल हुआ। फर्स्ट इज़ डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिन्होंने मैटर के डुअल कैरेक्टर के बारे में बताया। एंड सेकंड वन इज़ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं की जा सकती। इन कॉन्सेप्ट को देखते हुए नील बोहर का मॉडल फेल हो गया, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर हमारा अगला मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे जाते हैं तो न्यूटन लॉज ने बहुत ही अच्छे से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में हमें बताया है। जैसे स्टोन कैसे फॉल होता है, नीचे गिरता है, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर रोटेट होते हैं, ये सारी डिटेल्स हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मालूम पड़ती है। ठीक है, क्लियर। जिससे ये मालूम पड़ता है कि पार्टिकल लाइक बिहेवियर का पता चलता है। ठीक है, क्लियर। बट अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इन पर ये फेल हो जाता है। ठीक है, रीज़न इज़ दैट कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं उन्होंने मैटर का जो डुअल कैरेक्टर है, कि मैटर में डुअल कैरेक्टर होता है, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इनका डुअल कैरेक्टर और बिहेवियर होता है। इसके साथ साथ में इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर जो अनसर्टेनिटी देखी जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो डुअल कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर है, इसके लिए एक नया साइंस का अकाउंट बनाया गया जिसको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरेटिकल साइंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। एक थ्योरेटिकल साइंस है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लाया गया है। क्लासिक मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट के लिए जिनका साइज़ बिग है, बड़ा है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशली उनके लिए है जिनका साइज़ छोटा है और जो मोशन कर रहे हैं। तो जिनका साइज़ छोटा है, जो मोशन कर रहे हैं, और मैटर का ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए कि मैटर में दोनों की तरह के कैरेक्टर होते हैं, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। जैसे रेडिएशन में बोथ द कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही मैटर में भी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वांटम मैकेनिक्स को लाया गया। ठीक है, क्लियर। आ रही बात समझ में। जब क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया गया माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से जिनके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर हैं, क्लियर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जैसे ही रिज़ल्ट आए। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के रिज़ल्ट आते हैं, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी रिज़ल्ट आए। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ देखी गई क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप जो किया गया वो 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर, जिनके बारे में हमने पढ़ा। हाइजेनबर्ग जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, पहले हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। ठीक है, ये जो भी है वो वेव मोशन के आइडियाज़ के ऊपर है क्वांटम मैकेनिक्स पूरा। दूसरी चीज़, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशल जोर देता है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, अगर इक्वेशन की बात करें, जो फंडामेंटल इक्वेशन आई क्वांटम मैकेनिक्स की, उसको श्रोडिंगर ने डेवलप किया है। और इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन इतनी ज़्यादा एक्यूरेट थी
और इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड थी कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में। इस इक्वेशन के अंदर मैटर के डुअल कैरेक्टर की बात की गई कि मैटर में दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये इक्वेशन बनाई गई। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि इसके पहले जब हमने मैटर का डुअल कैरेक्टर पढ़ा तो वो तो डी ब्रॉगली ने भी दे दिया था। डी ब्रॉगली ने भी अपनी इक्वेशन में दोनों कैरेक्टर बता दिए थे, लेकिन जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, और उसके लिए हायर मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन श्रोडिंगर एक इजी इक्वेशन बनी जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर अ सिस्टम, एक कोई सिस्टम है जिसमें जो एटम या मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। एक कोई सिस्टम है जिसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, उनके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, H psi = E psi, ठीक है। जहाँ पर जो H है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टोनियन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इस ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सप्रेशन भी दिया जिसे उन्होंने सिस्टम की टोटल एनर्जी को कंसीडर करके दिया। जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का, और रिपल्सिव पोटेंशियल जो होता है उसके बारे में अकाउंट होती है। इन सब की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसका जो अकाउंट होगा वही सिस्टम की टोटल एनर्जी मानी जाएगी। इसका जो सोल्यूशन दिया गया वो E एंड साई के बेसिस पे दिया गया है, E एंड साई के बेसिस पे, और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हाइड्रोजन एटम और श्रोडिंगर इक्वेशन इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो इसके कंपैरिजन से हमें इस इक्वेशन को और डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंस इसकी हम पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। So thank you so much. Stay home, stay safe.